नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग करेंगे साइंस का मॉडल पेपर। जो भी हम लोग 40 तक कर चुके थे उसको अब 80 तक पहुंचाएंगे। 41 से 80 तक आज करेंगे क्वेश्चन। उसमें सबसे पहले 41 क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म व्हेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक? इसमें देखो ऑप्शन दिया है सोडियम बेंजोएट प्लस H2 सोडियम और जिंक के साथ हमेशा रिएक्शन दिया है। तो देखो हम जानते हैं कि सोडियम जो होता है मेटल होता है और जिंक भी एक तरह का क्या है, मेटल है। तो दोनों मेटल है। अब देखो जिंक का रिएक्टिविटी जो होता है ना ही ज़्यादा होता है और ना ही ज़्यादा कम होता है, ना ही ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, मॉडरेट होता है। और ये ट्रांजिशन मेटल में आता है। किस मेटल में जाता है? ट्रांजिशन डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके H2 रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? H2। H2 रिलीज करता है और सोडियम बेंजोएट बनाता है जिसका फार्मूला होता है Na2ZnO2 प्लस H2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, Na2ZnO2 प्लस Na2ZnO2 प्लस H2। सोडियम बेंजोएट प्लस हाइड्रोजन रिलीज करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है। क्या बनाया है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका आंसर हो जाएगा 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? धोबिया सोडा क्या रासायनिक सूत्र? ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था। एक बेकिंग सोडा आया था, यानी खाने का सोडा था। हम उसके साथ साथ धोवन सोडा भी बताए थे। तो धोवन सोडा का फार्मूला बताए थे Na2CO3। क्या बताए थे? Na2CO3। Na2CO3 को जब हम 10 वाटर के मॉलिक्यूल से मिला देते हैं तो हो जाता है धोवन सोडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl इन एक्वा रिजिया। देखो एक्वा रिजिया एक HNO3 और HCl का क्या होता है? मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। कंपाउंड जो मिक्सचर बनाते हैं तो इसमें HNO3 और HCl का क्या होता है? रेशियो डाला जाता है। तो इसमें देखो HNO3 जो होता है वो एक पार्ट होता है। HNO3 का कितना पार्ट होता है? एक पार्ट। HNO3 का एक पार्ट और HCl का होता है 3 पार्ट। तो 1:3 का रेशियो मिलके बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब सबको जानकारी होना चाहिए कि अम्ल राज यानी कि एक्वा रिजिया का यूज कहाँ होता है। एक्वा रिजिया का प्रयोग सोनार लोग करता है। जैसे लोग कहता है कि हमको धो अथी साफ कराना है, सोना को साफ कराना है, तो साफ हो कुछ नहीं होता। वो एक्वा रिजिया का जो सोल्यूशन होता है उसमें गोल्ड को ले जाके डाल दिया जाता है और वो गोल्ड क्या करता है उसमें से हल्का हल्का पिघल के बाहर निकल जाता है और जो भी गंदगी होता है साथ साथ बाहर लेके आ जाता है और वो गोल्ड चमकने लगता है। तो कुछ गोल्ड एक्वा रिजिया सोल्यूशन में चल जाता है और वही लोग सब इसका धोने का पैसा भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ गोल्ड भी खो देता है। तो एक्वारिजिया में HNO3 और HCl का सॉल्यूशन होता है जिसमें HNO3 एक पार्ट होता है और HCl 3 पार्ट होता है। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए। 44 क्वेश्चन कहता है कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में द सब्सटेंस दैट टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन आर कॉल्ड। तो रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो रिएक्शन करने के बाद से जो भी हम लोग को आउटपुट मिलता है, जो बाहर उत्पाद बनता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट में भाग लेते हैं, जो क्रिया में अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट जब रिएक्शन करके कुछ बनाते हैं तो उस बने हुए चीज को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 ये है कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड यानी कि एसिडिक ऑक्साइड। तो अभी हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन में भी किए थे कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है।
क्या होता है, बेसिक होता है। और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इसमें देख लेंगे कि नहीं कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल जो होगा वो एसिडिक होगा। तो इसमें देखो कॉपर भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, 45 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये सेम क्वेश्चन है, इसके पहले ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें लिटमस पेपर का यूज था, उसमें लिटमस नहीं था, उसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन का हम बताए थे। तो देखो हमेशा याद रखना है कि लिटमस पेपर जो होता है इस पर जब भी हम लोग एसिड डालेंगे, क्या बोलेंगे, एसिड, यानी कि एसिड में जब भी लिटमस पेपर को मिलाएंगे, लिटमस पेपर को डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो देखो इसको याद करने का तरीका ये है कि जब भी एसिड किसी चीज पे डाला जाता है या किसी पे एसिड डालो तो वो लाल हो जाता है गुस्से में। तो इस तरह जब भी एसिड में लिटमस डाला जाता है तो कैसा कलर देता है, लाल, यानी कि रेड। और जब बेस में लिटमस को डालेंगे, बेस यानी कि क्षार में लिटमस को डालेंगे तो बेस यानी कि बुल्लू, कैसा कलर देगा, बुल्लू। तो लिटमस पेपर को जब हम लोग बेस में डालेंगे यानी कि क्षार में डालेंगे तो ब्लू देगा, और जब एसिड में डालेंगे तो लाल देगा। तो क्वेश्चन में देख लो क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो नीला कर देता है कि ब्लू कर देता है, तो वो कैसा सोल्यूशन होगा, क्षारीय होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है। देखो हेल्दी बॉडी का सामान्य पीएच मान लगभग 7 से लेके 7.5 के आसपास में होता है। लगभग 7 से लेके 7.5 के, यानी कि 7.3 के आसपास से लेके 7.45 के बीच में होता है। तो इसका आंसर देख लो, इसका कौन सा होगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। का आंसर हो जाएगा सी। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पे जाना है ना। क्वेश्चन नंबर 47, स्वस्थ, क्या बोला है, हाँ थोड़ा और छोटा करते हैं। देखो स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना है, 5 से 7, 2 to 3, 7 to 7.8, 9 to 9.5। तो स्वस्थ शरीर का पीएच मान होता है, स्वस्थ शरीर का पीएच मान होता है 7.3 से लेके 7.45 के आसपास में। क्या होता है, 7.3 से लेके 7.45 के आसपास में होता है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, देखो लगभग ब्लड जो होता है, ब्लड ब्लड हमारे शरीर में जो खून होता है उसका भी पीएच लगभग इसी के आसपास में होता है। जो ब्लड का पीएच होता है उसी के आसपास में शरीर का पीएच होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 देखते हैं। 48 कहता है निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है। अब देखो जल में विलय होने का कारण मतलब ये होता है कि जल में विलय वही हो सकता है जो पोलर हो। कैसा हो, पोलर हो। क्यों, पोलर हम एक नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक ले लिए, तो देखो जब पढ़ोगे तुम लोग तो धीरे धीरे समझ में आएगा, या जो पढ़ा होगा पोलर और नॉन पोलर क्या होता है तो उसको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो कोई भी सॉल्यूशन अगर पोलर होता है तो उसमें पोलर चीज को डालेंगे तो उसमें घुल जाएगा, अगर पोलर होगा नॉन पोलर को डालेंगे तो उसमें नहीं घुलेगा। तो इस ऑप्शन में देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर है। बेंजीन भी नॉन पोलर है, मीथेन भी नॉन पोलर है, लेकिन ग्लूकोज क्या है, पोलर है। क्या है, पोलर है। ग्लूकोज क्या है, पोलर है। और ग्लूकोज पोलर है, और वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। वाटर भी क्या होता है, पोलर रहता है। तो इसलिए पोलर को पोलर में डालेंगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नांकित में कौन अमलगम है? अमलगम देखो, अमलगम क्या होता है कि कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ मिलके अगर कोई मिश्र धातु बनाता है, जैसे मिश्र धातु क्या होता है कि दो या दो से अधिक मेटल जब आपस में मिलके एक नया मेटल का निर्माण करते हैं, एक नया कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। तो मरकरी के साथ जब कोई भी मेटल मिलता है तो क्या बना देता है? एमेल्गम। तो एमेल्गम को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर किसी मिश्र धातु में मरकरी है, क्या है? मरकरी है, यानी कि Hg यानी कि पारा है, तो क्या हो जाएगा? एमेल्गम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है बी, कि सोडियम के साथ क्या मिक्स किया हुआ है? मरकरी मिक्स किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर बी। अब एक चीज और तुमको यहाँ ध्यान देना है कि मरकरी जो होता है वो सबके साथ एमेल्गम बना लेता है, लेकिन आयरन के साथ एमेल्गम नहीं बनाता है। आयरन यानी कि लोहा के साथ मरकरी एमेल्गम नहीं बनाता है। एल्युमिनियम से बनाएगा, कॉपर से बनाएगा, सबसे बना लेगा, लेकिन लोहा से मरकरी एमेल्गम नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एमेल्गम नहीं बनाता है? तो एमेल्गम क्या नहीं बनाता है? आयरन कभी भी एमेल्गम नहीं बनाता। लगभग सभी धातु एमेल्गम बनाते हैं, लेकिन आयरन क्या करता है? एमेल्गम नहीं बनाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को क्या करती है? विस्थापित कर सकती है। जिंक को विस्थापित कर सकती है। तो जिंक को विस्थापित कौन करेगा? जिंक को विस्थापित कौन कर सकता है? तो जिंक से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो जिंक को हटाएगा वो कौन हटाएगा? जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़े होंगे, सभी को पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि अभिक्रिया करने की पावर किसके पास कितना है, उसी को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज का पावर बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रिएक्टिविटी सीरीज कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक लाइन में होता है, इसका ट्रिक थोड़ा याद रख लेना है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो काशीनाथ यानी कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, का यानी कि कैल्शियम, माली यानी कि मैग्नीशियम, आलू जरा फीका पकाता है, आलू यानी कि एल्युमिनियम, और जरा फीका पकाता है यानी कि जिंक, और फीका पकाता है यानी कि आयरन। उसके बाद लेड, और कौन है आगे आओ, इसके बाद से कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आगे आ जाएगा। तो हमको यहीं तक का काम है, तो देख लिए। तो अब देख लो, जो पहले होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। तो यहाँ है जिंक, और जिंक से पहले जितना मेटल है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब जब रिएक्शन में भाग लेंगे तो जिंक को हटा सकते हैं। जिंक को हटा सकते हैं। तो ऑप्शन में देख लो कि जिंक के अलावा, ये जिंक के अलावा जो भी जिंक से ऊपर है वो ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन में देखो, कॉपर है, प्लेटिनम है, टाइटेनियम है, ये सब क्या है? जिंक के नीचे है। लेकिन एल्युमिनियम जिंक के ऊपर है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा? जिंक को विस्थापित कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम यानी कि डी। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। द ब्लड वेसल्स which carry oxygenated blood from the heart to the different body are called। देखो, हमारे शरीर में दो ब्लड वेसल्स होती हैं, एक का नाम है सीरा और एक का नाम है धमनी। क्या नाम है? धमनी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? धमनी को आर्टरी बोलते हैं और सीरा को वेन बोलते हैं। धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, और सीरा को वेन बोलते हैं। तो जो भी हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, और जो अशुद्ध होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। तो जनरली देखा जाए, जनरली यानी कि सामान्य रूप से देखा जाए, तो सीरा जो होती है वो अशुद्ध ब्लड को ढोती है। किसको ढोती है? अशुद्ध ब्लड को। अशुद्ध यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोती है। और धमनी जो होता है वो शुद्ध ब्लड को धोती है। कैसा ब्लड को धोती है? शुद्ध ब्लड को। तो यहाँ पूछा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन धोता है, तो क्या मारेंगे? धमनी। क्या मारेंगे? आर्टरी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद ये है
कि जो फुसफुस शिरा या फुसफुस धमनी जब आ जाए तो इसका जो भी कार्य होता है क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे शिरा अशुद्ध ब्लड ढो रही थी, अब फुसफुस शिरा पूछ दिया जाए तो शुद्ध ब्लड होती है। अब फुसफुस धमनी अगर कह दिया जाए तो अभी शुद्ध ढो रही थी, तो अभी क्या ढोने लगे, क्या अशुद्ध ढोने लगेगी। तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। जनरली पूछा जाए, सामान्य रूप से पूछे कि शुद्ध ब्लड को कौन ढोता है तो धमनी ढोती है, अशुद्ध को कौन ढोता है तो सीरा ढोता है। अगर फुसफुस धमनी और फुसफुस सीरा का बात आ जाए तो फुसफुस सीरा उल्टा काम करने लगेगी, अब अशुद्ध ढोने लगेगी, और फुसफुस धमनी अशुद्ध ढोने लगेगी और फुसफुस सीरा क्या करने लगेगा, शुद्ध ढोने लगेगा। समझ में आया? गलती नहीं करना है अगर क्वेश्चन ऐसा है तो। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो, ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, यही सब होता है ब्लड में, सबको पता होगा। तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स भी होता है। तो देखो, जो भी प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्लाज्मा में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब क्रिस्टलाइन यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स इसमें पाया जाता है। अगर उस सॉलिड पार्टिकल को हम लोग निकाल देते हैं तो इसके पास एक पीला सा लिक्विड बचता है जिसका नाम है सीरम। क्या नाम है, सीरम। क्या नाम है, सीरम। तो पीला जो द्रव्य चिपचिपा होता है उसका क्या नाम होता है, सीरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, सीरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है निम्न किन पौधों की पत्तियां पर स्टोमेटा अनुपस्थित होती है, ऑन द लीव्स ऑफ विच टाइप ऑफ द प्लांट इज स्टोमेटा ऑब्सेंट। तो स्टोमेटा सबको पता है, स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि गैसों का इधर से उधर लाने जाने का काम करता है। तो देखो, गैसों का लाने जाने का काम प्लांट में होता है, लिप्स में होता है, प्लांट के लिप्स में होता है, सब जगह होता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पानी में डूबे रहते हैं। क्या रहते हैं, पानी में, यानी कि पूरे तरह जलमग्न होते हैं। तो उनका जो, उनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनका जो सरफेस सतह का जो कोशिकाएं होती है उनमें इतना शक्ति होता है कि वो पानी से क्या करे, अपने खाना पूर्ति जो भी करना है, जो भी डिजॉल्व गैस है उसमें घुला हुआ गैस है, CO2 है, उस न्यूट्रिएंट से सब क्या करे, जो कोशिका होती है सरफेस सतह की वो पानी से ले लेती है। तो इनमें स्टोमेटा का कोई काम नहीं हो पाता है, जरूरी नहीं होता है, इसीलिए इनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। तो सबमर्ज हाइड्रोफाइट में स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। फर्मेंटेशन प्रोसेस, देखो फर्मेंटेशन किस में होता है, सबको पता है ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। लेकिन एक थोड़ा और समझने वाला बात है कि बैक्टीरिया जो होता है उसमें भी फर्मेंटेशन हो सकता है। जो हमारे शरीर का मसल्स होता है, जो बॉडी होता है जानवरों का, उसके अंदर भी होता है फर्मेंटेशन। और ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें हवा की जरूरत नहीं पड़ती है, अवायवीय है। क्या है, अवायवीय, इसीलिए इसको किण्वन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। 55, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है, मैच्योर्ड ओवरी। देखो, जो ओवरी होता है उसी में भ्रूण बनता है, सब चीज कंप्लीट होता है, और वही बाद में क्या होता है, परिपक्व होकर एक फल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फल का। तो जो फल का निर्माण होता है उसी को हम लोग मैच्योर ओवरी यानी कि विकसित अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकसित अंडाशय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा। अब जिसको नहीं पता होगा वो समझो कि कुछ पढ़ नहीं रहा, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, सोच रहा है कि 500 में 480 ला दे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 का बी, C6H12O6। ये क्या मिथेनोइक है, CH3 से डबल मिथेनोइक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं। 57, निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं।
विच अमंग द फ्लोइंग इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑफ द प्लांट। देखो ये यूनिट का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है कि कहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्चुअल में होता है। समझ में आया। तो बहुत लड़का मारेगा क्लोरोफिल, कोई मारेगा क्लोरोप्लास्ट। तो देखो इसमें क्या कंसेप्ट है उसको हम लोग आराम से समझते हैं। क्लोरोफिल तो परजेंट रहता है, यानी कि क्लोरोफिल के परजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अंदर नहीं, इसके परजेंस में होता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन एक इसके और अंदर जाएंगे हम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे तो क्वांटोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्वांटासोम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्वांटासोम, और क्वांटासोम में होता है फोटोसिंथेटिक। इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, क्वांटासोम यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। और ये जो होता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन जो होता है क्लोरोप्लास्ट का जो होता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन जो होता है, जो झिल्ली होता है, उसी में पाया जाता है क्वांटासाइड। क्या में पाया जाता है, क्वांटासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडो उत्सर्ग का कारण है। अंडो उत्सर्ग यानी कि कॉज ऑफ द ओवुलेशन। ओवुलेशन का क्या कारण हो सकता है। देखो ऐसे अगर देखा जाए तो ओवुलेशन का कारण एलएच भी होता है और एफएसएच भी होता है। क्या होता है, एलएच भी होता है और एफएसएच भी होता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। हमारे शरीर का जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, पिट्यूटरी ग्लैंड, जीएनआरएच होता है। और जीएनआरएच क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहता है। तो पीयूष ग्रंथि एफएसएच और एलएच, एफएसएच यानी कि फोलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों को रिलीज करता है। और रिलीज होता है तब जाके एवोल्यूशन होता है। तो मारने के लिए तो हम लोग दोनों मार सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन देखा जाए तो ज्यादातर सही एफएसएच लोग मारता है। एफएसएच मारना नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों होगा। 59, निम्नलिखित जीवों में किसी अलैंगिक जनन विखंडन दोबारा नहीं होता है, यानी कि asexual reproduction does not occur through the binary fission। तो देखो पैरामीशियम, लेशमीनिया और अमीबा, ये तीनों में बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। लेकिन ईस्ट जो होता है इसमें बॉर्डिंग होता है। क्या होता है, बॉर्डिंग। बॉर्डिंग यानी कि मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन। तो ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, इसीलिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। अब बताओ ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे होता है। ऑक्सीजन मेंटेन इन द हाउ इज द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन मेंटेन इन द नेचर, बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, नन ऑफ दिस। देखो फोटोसिंथेसिस जो होता है तो इसमें प्लांट क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाता है, और बाई प्रोडक्ट यानी कि अवशिष्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, फिर CO2 छोड़ते हैं, और CO2 का यूज प्लांट करता है, फिर प्लांट ऑक्सीजन बनाता है। तो इस तरह प्लांट रहते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑक्सीजन का बैलेंस हमारे इन्वायरमेंट में बना रहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 61, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। देखो फॉलोइंग जूस, जूस कौन सा डाइजेशन में होता है, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जूस प्ले ए रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। देखो सबको पता है पीत रस होता है जो लीवर से निकलता है, अग्नाशय रस जो अग्नाशय से निकलता है, आंत रस जो आंत से निकलता है। ये तीनों के तीनों रस जो काम आते हैं हम लोग में क्या, खाना को पचाने में। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा, डी। ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो। अब ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ट्रिप्सिन। देखो ट्रिप्सिन क्या होता है, एक होता है लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। एक होता है एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज। और एक होता है लाइपेज, एमाइलेज, और एक होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है, ट्रिप्सिन। तो देखो LAT, क्या होता है, LAT। ये तीनों कहाँ से रिलीज होता है, हमेशा याद रखना है, अग्नाशय से। कहाँ से होता है, अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज से।
तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय रस से। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पैंक्रियाटिक जूस। 63 देखते हैं, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नाल एलिमेंट्री केनाल। क्या होता है एलिमेंट्री केनाल? देखो, एलिमेंट्री केनाल का मतलब ये समझना मत समझना कि ये जो थोड़ा सा नली होता है उसी को एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। मुख्य गुहा से लेके, यानी कि माउथ कैविटी से लेके जो अन्नस होता है, अन्नस यानी कि जहाँ पे रेक्टम पाया जाता है, वहां तक के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अतरी भी आया बीच में। कौन आया? छोटी आंत। और छोटी आंत जानते हैं कि 7.5 मीटर के आसपास में लंबा होता है, तो इसलिए सबसे लंबा क्या हो जाएगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया जैसे ही हम लोग खाना मुंह में डालते हैं, भोजन को मुंह में डालते हैं मुख में, तो भोजन के मुख के साथ ही भोजन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और मुख में जो होता है, बक्कल कैविटी में जो होता है, सलाइवा जो होता है, जो लार पाया जाता है, उस लार से एमाइलेज निकलता है। क्या निकलता है? एमाइलेज निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? जो भी बैक्टीरिया होता है उसमें जो हमारे लिए हानिकारक होता है उसको मार देता है। और एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज हमारे जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, उसको शुगर में तोड़ देता है। तो भोजन की जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से। 65 निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा यानी कि फैट, डाइजेशन ऑफ द फैट। तो अभी बताए हैं क्या होता है? लाइपेज। कौन होता है? लाइपेज। जो लाइपेज कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि अग्नाशय से जो जूस निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, तो उसमें लाइपेज पाया जाता है। वही लाइपेज क्या करता है? वही लाइपेज फैट को पचाने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 66 ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोमेटा। देखो, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? सबसे पहले जानना है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक अवायवीय प्रोसेस है, यानी कि अवायवीय यानी कि एन एरोबिक प्रोसेस है। कैसा है? एन एरोबिक। जैसे ईस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था एनारोबिक, वैसे ही यहाँ भी एनएरोबिक प्रोसेस होता है। और ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में होता है और इसको एनएरोबिक प्रोसेस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। इसी में 2 एटीपी का निर्माण होता है और पायरेटिक एसिड का निर्माण होता है, और फिर वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन करता है तो एरोबिक होता है, और उसके बाद से एनर्जी हम लोग को मिलता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ओजोन परत क्या है? हानिकारक है, उच्च ताप पर लाभदायी है, लाभदायी है। देखो, ओजोन परत एक तरह का लेयर है जो हम लोग को यूवी रेज से बचाता है। यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट, यानी कि पारा बैगनी किरणें जो सूर्य की रोशनी से निकलती हैं। तो जब भी धूप आता है तो बहुत ज्यादा धूप पड़ने के कारण गर्मी पड़ती है, तो उससे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। उस अल्ट्रा वायलेट रेज को हमारे शरीर तक ना पहुंचने दे, जिससे हमको कैंसर होने का डर होता है। तो उच्च ताप पर लाभदायी होता है। ओजोन परत कहाँ लाभदायी होता है? उच्च ताप पर लाभदायी होता है। तो उस ओजोन परत क्या करता है? उसी यूवी रेज को रोक के रखता है जो हमारे लिए कैंसरदायक होती है। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? नर प्रजनन अंग का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? सबको पता है, अंडाशय। मेल पूछ रहा है, नर पूछ रहा है, नर क्या हो जाएगा? एंथर हो जाएगा। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर। देखो, थैलमस यानी कि पुष्पासन, जो फूल के सबसे नीचे वाला भाग होता है, ऐसे ऐसे जो पत्ती जैसा लगा रहता है, ये क्या होता है? थैलमस। इसी पे एक बीच में क्या होता है? स्टिग्मा होता है, बीच में ओवरी होती है, और इसी में ऐसे ऐसे एंथर निकले हुए रहते हैं। तो ये एंथर जो होते हैं, इसी में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जो इसमें जाके ओवरी में मिलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एंथर। क्या हो जाएगा? एंथर। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखो, पौधों में जो एटीपी के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है वो लगभग लगभग 28 और 37 किलो जूल
होती है पर मोल। दोनों वैल्यू के बीच में ही लगभग आता है। तो इसी के आसपास में जो होगा उसका आंसर मार देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 30.5 किलो जूल पर मोल। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम द विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन? तो इथाइल अल्कोहल जो होता है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन से बनता है। एनारोबिक यानी कि अवायवीय। कैसा होता है? अवायवीय। देखो, जब भी C2 जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारा होता है C6H12O6, उसका फर्मेंटेशन होता है, यानी कि किण्वन होता है ईस्ट के प्रेजेंस में, तो इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 एटीपी का एनर्जी निकलता है। तो किस में होता है? जब भी C6H12O6 को C6H12O6 को ईस्ट के प्रेजेंस में एनारोबिक करेंगे, यानी कि अवायवीय, यानी कि हवा नहीं प्रेजेंट होगा, तो रिएक्शन कराएंगे तो 2 एटीपी का निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा और इथाइल अल्कोहल का निर्माण C2H5OH का निर्माण होगा। तो अवायवीय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय, यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन। चलिए 71 देखते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं? टेक पार्ट इन द रिस्पायरेटरी गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी गैसेज। तो देखो, इसमें जो हमारा ब्लड होता है उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, दोनों होता है। लेकिन जो रिस्पायरेशन में, जो श्वसन में भाग लेता है उसमें हेमोग्लोबिन लेता है। कौन सा लेता है भाग? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन को ढोता है और फेफड़े के पास लेके जाता है और लेके आता है। तो हेमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। किस में पाया जाता है? आरबीसी में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आरबीसी। दोनों नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी का हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। तो इसलिए आरबीसी इसका आंसर होगा। 72 देखते हैं। पादप और अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट यानी कि जो वेस्टेज होते हैं प्लांट में, जो भी कोई भी हम लोग का भी वेस्टेज होता है जो एनएस के पास जाता है उसके बाद बाहर निकलता है, तो वैसे ही पादप भी जो प्लांट होते हैं उनमें भी वेस्टेज प्रोडक्ट हो गया, जो कहाँ स्टोर जमा करते हैं? देखो, जनरली सामान्य रूप से देखा जाए तो कोशिकाएं रिक्तिका जो होती है, वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स, सेलुलर वैक्यूल्स, उसमें जमा करते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग जो जाइलम होता है उसके जो छोटा छोटा पतला पतला रेशा का जो छिलका होता है उसमें भी कुछ जमा कर लेता है, कुछ पत्तियों में भी जमा कर लेता है। तो हम लोग क्या इसका आंसर मारेंगे? तीनों, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। 70 हो गया, 72 भी हो गया, 73 देखते हैं। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? यानी कि मनुष्य के शरीर में जो आहार नाल होता है, अभी बताएं कि मुख गुहा से लेके अनस तक का जो भी पार्ट आता है जिसमें डाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग आहार नाल। तब देखो, आहार नाल में सब कुछ पढ़े कि अमाशय से भी अमाशय से भी क्या बोलता है? पेप्सिन, रेनिन निकलता है, एचसीएल निकलता है। मुख से क्या निकलता है? माइलेज निकलता है, टाइलिन निकलता है। लेकिन ग्रास नाली जो होता है, ऑयसेफेगस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इससे कुछ नहीं निकलता है। बस ये संकुचन और विचलन से, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से खाना को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑयसेफेगस। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द हुम। देखो, कंसंट्रेशन जो होता है, सांद्रता यानी कि कितना प्रेजेंस है यूरिन का किसी भी लिक्विड में, उस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एडीएच पे। किस पे? एडीएच पे। एडीएच क्या होता है? एंटी डायरोमेटिक हार्मोन होता है। क्या होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। क्या होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। और ये हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उससे ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? हमारे ब्रेन से आता है। क्या होता है? ब्रेन से।
तो इसी हार्मोन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो कैसा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ADH। 75 कह रहा है कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। वृद्धि यानी कि पौधों को क्या करेगा, बड़ा करेगा। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या करता है, जो पौधा का जो टिप होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको बढ़ाने में काम आता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन जो अंकुरन होता है, जो भी जैसे चना वना अंकुरन होता है, कोई भी पौधा जब अंकुर होता है, अंकुरन फूटता है, तो उसमें जिब्रेलिन का यूज होता है, यानी कि ये भी बढ़ा रहा है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो होता है, ये जो लेटरल ग्रोथ होता है, यानी कि जो चौड़ा होता है, कोई भी पौधा जो होता है मोटा होता है, चौड़ा होता है, तो किसके कारण होता है, साइटोकाइनिन के कारण। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो होता है, एब्सिसिक एसिड का काम होता है, हाँ, वृद्धि को क्या करना, रोक देना। ये जब जो भी, जब कोई भी पौधा का फल पकने लगता है, पकाई जब होता है फलों का, तो ये उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है, वृद्धि को रोक देता है और फल को पकाने में काम आता है। तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, वृद्धि को रोक देता है। तो अब 75 का आंसर डी हो जाएगा। 76, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र। देखो, परिवहन, मानव हृदय हमारे क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है, पंपिंग करके ब्लड का क्या करता है, सर्कुलेशन करता है, यानी कि सर्कुलेट करता है, यानी कि परिवहन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 77, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इज जेनेटिक्स। मेंडल क्या बोला था, जेनेटिक्स। डीएनए जो भी, जो हम लोग पढ़ते हैं कि जेनेटिक्स किसमें होता है, डीएनए में, और डीएनए से ही एक गुण दूसरे में जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए। 78 कह रहा है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है। तो इनहेलेशन और ब्रीदिंग। देखो, इनहेलेशन में हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को, और छोड़ते क्या है, CO2। तो श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है, O2 को ग्रहण किया जाता है। 79, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, C6H12O6 O6। तो अब देख लो इसमें कार्बन कितना है, 6 को है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। 80 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज का। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में। तो मेडुला अब्लंगाटा जो होता है, मेडुला अब्लंगाटा, मेडुला अब्लंगाटा, इसी में हमारा अनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करने की क्षमता होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला। क्या हो जाएगा, मेडुला। आज हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर, जो भी ऑब्जेक्टिव था, 80 ऑब्जेक्टिव था मॉडल पेपर में, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे, और आप लोग कहेंगे तो मैथ का भी ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव होने के बाद 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व कराया जाएगा। और कहिएगा तो कोशिश करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगभग 200 से ऊपर, 230 के आसपास में आता है। और 230 के आसपास में आता है, तो इसमें जो 200 लड़का स्कोर करता है, तो और 200 आराम से अपने थ्योरी से ला देगा, तो लगभग 400 के आसपास में उसका स्कोर आने का चांस रहेगा। हवा में नहीं जीना है कि हाँ कोई कह दिया तो 500 में 500 आ जाए, 450 आ जाए। जो पढ़ेगा उसी का 500 में 500 या 450 आएगा। सिंपल सी बात है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।